कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है। जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है, फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के, फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर सीएचओ ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं? जी, वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं। तो आप पेशेंट को भी आप भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं। जी, पेशेंट को क्या फीलिंग आता है? पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है। उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है, बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन के आते हैं, और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू वहीं मिल जाता है, और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको संतोष नहीं होता है, और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा। अब आज सारा ये टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फील होता है, पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए, तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग सीएचओ को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं, और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो संतुष्टि रहता है उन लोगों को। और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है? क्या अनुभव आता है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत संतोष मिलता है, हमको भी संतोष मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथ साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ आते होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, यानी कि आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। साथियों, डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ है कि ई संजीवनी ऐप किस तरह उनकी मदद कर रहा है। डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं। अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी। और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। जी। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं, ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं, और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसे उनको नहीं समझ, डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है, और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। अब पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी,
एक एक दिन का समय नुकसान होता था मतलब आपका समय भी बच जाता है। और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही फिर संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है। ये हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको जहाँ परेशानी थी, जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए, और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया। यह आपको बधाई हमारी तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति, और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब किसी देश में विलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाति को, किसी जीव जंतु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराएं भी हैं जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन मस्तिष्क से हट चुकी थी, लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की शक्ति से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर मंच और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसन्नता होगी, विरासत पर गर्व होगा। अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिबेनी कुंभो महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतना विशेष क्यों है? विशेष इसलिए क्योंकि इस प्रथा को 700 साल के बाद पुनर्जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिबेनी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था। इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 2 वर्ष पहले स्थानीय लोग और त्रिबेनी कुंभो परिचालना समिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल में त्रिबेनी को सदियों से
एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य, वैष्णव साहित्य, शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहित्यिक कृतियों में भी मिलता है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी यह क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति का केंद्र था। कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। त्रिवेणी में आपको कई गंगा घाट, शिव मंदिर और टेराकोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिवेणी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुंभ परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। 7 सदियों बाद 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन, बाउल, गोड़ियों नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनहरे अतीत से जोड़ने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं। देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेरणादायी विषयों पर बात की। परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुनगुनाएंगे भी। हम देश की कर्मठता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा प्रवाह के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98वें एपिसोड के मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।
अगली बार हम फिर नए विषयों के साथ मिलेंगे